Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल वन इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन सेवन पॉपुलर रेसिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to study Lesson 7 of Social Science, which is Popular Resistance to the British Rule. मीन्स यहाँ पे जितने भी प्रसिद्ध विरोध हुए थे अंग्रेज शासकों के खिलाफ, उससे हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. So let's start. British colonial rule had a tremendous impact on all sections of Indian society. Can you imagine being ruled by some strangers year after year? No, we cannot. Most of us were born after 1947 when India had already become independent. Do you know when the British conquered India and colonized its economy, they faced stiff resistance from the people. There were a series of civil rebellions. These rebellions were led by rulers who were deposed by the Britishers, ex officials of the conquered Indian states, impoverished zamindars, and polygars. It brought together people having different ethnic, religious, and class background against the British rule. In this lesson, we will read about some important popular uprisings, their nature and significance. We will also read about the uprisings of 1857, which had a major impact on our national movement. तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसका हमारे भारत के समाज के हर एक वर्ग पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था. क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि कोई भी बाहर से अजनबी आए साल दर साल और आपके ऊपर शासन चलाए? नहीं, हम लोग ऐसा इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते. हम लोग में से जो अधिकतर लोग हैं वो भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद ही जन्म लिए हैं. क्या आप जानते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत को कॉन्कर किया और उसके कोलोनाइज किया, इसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको खराब कर दिया, इसलिए जो लोग थे उसके विरोध में खड़े हो गए. यहाँ पे बहुत सारे नागरिक विद्रोह किए गए. ये जो विद्रोह थे वो रूलर्स के द्वारा लेड किए गए थे और जो ब्रिटिशर्स थे, एक्स ऑफिशियल्स थे इंडियन स्टेट्स के, और जो भी इम्पोवरिस्ट जमींदार और पॉलीगर्स थे उनके विरोध में किया गया था. और इससे यही एक ऐसा मतलब कि मूवमेंट था या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रिबेल था, जिसमें जो लोग थे वो आपस में एक साथ पूरे देश से खड़े हुए, चाहे उनका विचार कैसा भी हो, धर्म कोई सा भी हो, उनका चाहे जो बैकग्राउंड हो, जितने भी लोग थे उनका कोई भी हो, वो लोग सब आपस में एक साथ खड़े होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हुए थे. इस लेसन में हम लोग कुछ पॉपुलर अपराइजिंग्स के बारे में भी पढ़ने वाले, उसके नेचर पढ़ेंगे और उसका क्या महत्व है. ठीक है. और जो 1857 का विरोध था उसका क्या गहरा प्रभाव पड़ा है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पे, उस चीज के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The early popular resistance movements against colonial rule, 1750 to 1857. Can you think of a reason why these resistance movements are called popular? Was it because of the large number of people who participated in them, or was it because of the success they made with? After reading this section, you will be able to arrive at a conclusion. तो क्या आप ऐसा कभी सोच सकते हो कि ये जो जितने भी विद्रोह हुए थे, जितने भी आंदोलन हुए थे, वो प्रसिद्ध आखिर क्यों हुए? क्या इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसलिए ये प्रसिद्ध हो गए, या फिर ऐसा हो सकता है शायद कि ये जितने भी रिबेल हुए थे वो शायद सफलता प्राप्त कर चुके थे, ये सारे विद्रोह सफल हो चुके थे इसलिए शायद पॉपुलर हुए. तो जितना भी हम लोग का ये क्वेश्चन है, हम लोग इसके आने वाले सेक्शन में से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे. कॉजेज ऑफ पॉपुलर रेसिस्टेंस मूवमेंट्स हम लोग देखेंगे कि क्या कारण था जो प्रसिद्ध आंदोलन किए गए, विद्रोह किए गए. Why do people resist? They resist when they feel that their rights are being taken away. That means all resistance movements started against some form of exploitation. तो लोग विद्रोह करते क्यों है?
लोग इसलिए विद्रोह करते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि जो उनका अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है, उनसे लिया जा रहा है। इसका मतलब कि जितने भी ये विद्रोह वाले आंदोलन हुए हैं वो किसी न किसी प्रकार के शोषण से जुड़े हुए हैं। British rule whose policies had undermined rights, status, and economic position of Indians symbolized this exploitation. The protest and resistance was mainly offered by the displaced ruling classes, peasantry, and tribals. For example, when Warren Hastings attacked Banaras and imprisoned King Chet Singh to fulfill his unjustified demand of money and army. The people of Banaras rebelled in Madras Presidency. Polygars rebelled when the British tried to snatch away their military and land rights. Interference in religious practices was another cause of these popular rebellions. Often, these revolts were anti Christian. This was due to the socio religious reforms introduced by the British, which were unacceptable to the people. Yes. तो जो हमारे जो ब्रिटिश के रूल थे उसका जो पॉलिसी था वो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ था। इससे जो लोग थे जिनका जो अधिकार था या स्टेटस था, उनका इकोनॉमिक पोजीशन था, उस सब का शोषण किया जा रहा था। तो लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने जो भी रूलिंग क्लास थे, जो किसान थे या फिर जो ट्राइबल्स थे, इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया रूलिंग क्लास के खिलाफ। एग्जाम्पल के लिए जब वॉरेन हास्टिंग ने बनारस पे हमला किया था और राजा चेत सिंह को जेल में डाल दिया, तो इनके अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए जब वो अन्यायपूर्वक वो पैसा मांग रहे थे, सेना मार रहे थे, तो जो बनारस के जो लोग थे, जो निवासी थे, उन्होंने वॉरेन हास्टिंग के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी में जो पॉलीगर्स थे उन्होंने विद्रोह किया जब ब्रिटिश ने उनसे उनकी मिलिट्री और जमीन के अधिकार को छीनना चाहा। जब कभी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस था हमारा, जो हमारा धार्मिक हम लोग जो धर्म का काम करते थे, उसमें अगर कोई आके इंटरफेयर कर दे तो हम लोगों ने उसके खिलाफ भी विद्रोह करा है। जैसे कि एक विद्रोह था एंटी क्रिश्चियन, ठीक है। एक ऐसा रिवोल्ट था जिसमें जो ब्रिटिश आए थे वो लोगों को क्रिश्चियनिटी जबरदस्ती क्रिश्चियन बना रहे थे, लेकिन लोग ने एंटी क्रिश्चियन मूवमेंट स्टार्ट किया। और ये जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटिश के द्वारा हम लोग के यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, वो लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। इन सम अदर rebellions, difference between the religion of the ruler and exploited classes became the immediate cause for the rebellion. This happened in Mappila rebellion of Malabar region. Here the Muslim peasantry fought against the Hindu landlords and moneylenders. In the next section, we shall read about the nature of this movement. तो कुछ विद्रोह ऐसे थे जो कि अलग अलग बेसिस पे किए गए थे, जैसे कि एक धर्म वाले विद्रोह हुए थे, एक शोषण शोषित वर्ग के, ठीक है। ये सारे जो विद्रोह थे वो एक इमीडिएट कॉज बना था कि वो अलग, जैसे कि धर्म के नाम पे कोई छेड़छाड़ कर रहा हो या फिर कोई जो रूलर है वो अपने लोअर क्लासेस को एक्सप्लॉइट कर रहा हो, शोषण कर रहा हो, तो उसके विद्रोह में, उसके विरोध में विद्रोह किया गया, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? मालाबार के क्षेत्र में, मप्पिला में। और यहाँ पे जो मुस्लिम किसान थे वो हिंदू के जमींदार और जो कर्ज देने वाले मनी लेंडर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इस मूवमेंट्स के, इस आंदोलन की प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आवर टॉपिक इज नेचर ऑफ पॉपुलर रेसिस्टेंस मूवमेंट्स। तो हम लोग देखेंगे कि कैसा प्रकृति था जो प्रसिद्ध आंदोलन हुए थे, तो उसमें किस टाइप से ये आंदोलन किए गए थे। वायोलेंस एंड प्लंडर वर द टू मोस्ट पॉपुलर टूल्स used by the rebels to express their resistance against their oppressors. Lower and exploited classes often attacked their exploiters. They were the Britishers or the Jamindars or the revenue collecting officials, wealthy groups and individuals. Santhal rebellion saw mass-scale violence where account books of moneylenders and government buildings were burnt and their exploiters punished. Yes. तो जो हिंसा था और जो लूटपाट था, ये दो ऐसे मेन हथियार थे, प्रसिद्ध हथियार थे जो विद्रोह करने वाले थे। उन्होंने इस चीज का यूज किया जिससे वो अपने को शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठा सके, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सके।
तो जो लोअर क्लास के जो लोग थे या फिर जो शोषित वर्ग थे, उन्होंने अपने शोषण जो उनका शोषण करते थे उनके ऊपर कभी-कभी हमला भी किया। और जो ये किनके ऊपर हमला किया, तो ब्रिटिशर्स हो गए, जमींदार्स हो गए, फिर जो रेवेन्यू कलेक्ट करते ऑफिशियल्स वो हो गए, या फिर कोई इंडिविजुअल्स जो कि वेल्दी ग्रुप से आता हो उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया। जो सैंथल रिबेलियन था उसमें भी बहुत ज़्यादा हिंसा देखने के लिए मिला, और जो भी मेनेंडस और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उनको जला दिए गए, और साथ में जो उनके शोषक थे जो उनका शोषण करते थे उन्हें सजा दी गई। In a previous lesson, we read about the land policies of the British. The purpose was to extract as much money as possible from the peasants and tribal people. This caused so much unrest among the peasants and the tribals that they started expressing their resentment against the British. तो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेसन में क्या पढ़ा, जो ब्रिटिश सरकार आया था उसने अपने लैंड पॉलिसीज भी लेकर आए थे, और इसका क्या उद्देश्य था कि जितना से जितना हो सके हम लोग पैसों की लूट-पाट मचा देते, हम लोग पैसे निकाल सके किसानों से और आदिवासी जनजातियों से। और इसकी वजह से जो किसान थे या फिर जो जनजाति थे, उन्होंने अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना सीख गया ब्रिटिश के खिलाफ। It is important to know that these popular resistance movements aimed at restoration of old structures and rebellions which had been done away with by the British. A social group had its own reasons to raise its voice against the colonial powers. For example, displaced zamindars and rulers wanted to regain their land and estates. Similarly, the tribal groups rebelled because they did not want to traders and moneylenders to interfere in their lives. तो हम लोग को ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि ये जो पॉपुलर रेजिस्टेंस मूवमेंट था उसका लक्ष्य क्या था। उसका लक्ष्य था रिस्टोरेशन, जितने भी ओल्ड स्ट्रक्चर्स है उसको रिस्टोर करना, उसके रिलेशंस को स्थापित करना, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा हम लोग से छीन लिया गया था। और जितने भी सोशल ग्रुप है उनका खुद का कारण था कि उन्होंने अपनी आवाज़ को कॉलोनियल पावर्स के विरोध में रेज किया। एग्जाम्पल के लिए जो जमींदार को और जो रूलर्स थे उन्हें डिस्प्लेस करना चाहते थे, उन्हें लैंड और स्टेट से रीगेन करना चाहते थे। उसी तरह जो ट्राइबल ग्रुप्स है जिन्होंने रिबेल क्यों किया था, क्योंकि वो ट्रेडर्स को और मर्चेंडर्स को उनके जीवन में इंटरफेयर करने नहीं देना चाहते थे। पीजेंट मूवमेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स इन द 19th सेंचुरी। अब हम लोग देखेंगे कि किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन जो कि 19वीं शताब्दी में किस प्रकार हुई थी। You would be surprised to know that beginning with the Sannyasi rebellion and Chor uprisings in Bengal and Bihar in the 1760s, there was hardly a year without an armed opposition. तो आप लोग जान के हैरान रह जाओगे कि जब सन्यासी रिवेलियन और चौर अपराइजिंग्स हुआ था बंगाल और बिहार में 1760 ईस्वी में, ठीक है, तो वहां पे शायद ही कोई ऐसा साल बीता हो जहाँ पे कभी भी लड़ाई ना हुआ हो या फिर जो आर्म्ड अपोजिशन ना हो। From 1763 to 1856, there was more than 40 major rebellions apart from hundreds of minor ones. These rebellions were, however, local in character and effects. They were isolated from each other because each rebellion had a different motive. We will now read more about these movements in the next section of this lesson. तो 1763 से लेकर 1856 तक यहाँ पे बहुत 40 मुख्य विद्रोह किए गए और 100 कम से कम छोटे छोटे विद्रोह किए गए थे। ये जो विद्रोह थे वो लोकल कैरेक्टर के लोकल थे और इसका इफेक्ट भी बहुत ही कम था, और इसे आइसोलेट किया गया। रिबेलियन को डिफरेंट डिफरेंट मोटिव के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए संदेश दिया गया। हम लोग अब देखेंगे कि जो ये मूवमेंट है इंडिया में वो कहाँ कहाँ और किस प्रकार से हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। पीजेंट रिवोल्ट, हम लोग किसानों के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। इन एन अर्लियर लेसन यू रीड अबाउट द वेरियस लैंड सेटलमेंट्स एंड द adverse effects they had on the Indian peasantry. The permanent settlement had made the zamindar the owner of the land, but this land could be sold off if he failed to pay the revenue. Okay, on time. सो क्या होता है कि जो ये किसान का जो विद्रोह था, हम लोगों ने पहले अर्लियर लेसन में क्या पढ़ा, बहुत सारे लैंड सेटलमेंट्स के बारे में पढ़े और इसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़े कि ये इफेक्ट्स है वो किसानों जो भारतीय किसान उसके ऊपर कैसा रहा। ये जो परमानेंट सेटलमेंट था जमींदार ने बनाया था, जो जमीन का ऑनर था, इसमें क्या था कि जो लैंड है वो बेच दिया जाएगा। अगर आप रेवेन्यू को टाइम पे नहीं भरते हो तो दूसरे को ये जो जमीन है वो दे दिया जाएगा।
This forced the zamindars and the landlords to extract money from the peasants even if their crops failed. These peasants often borrowed money from the moneylenders who were also called mahazans. The impoverished peasants who never pay back this borrowed money. This led to many hardships like extreme poverty and being forced to work as bonded laborers. Hence, the lower and exploited classes often attack their exploiters. Failure to pay by the zamindars also meant that the land would be taken away by the British. The British then would auction the land to the highest bidder, who often came from the urban areas. The new zamindars from the city had little or no interest in the land. They did not invest money in seeds or fertilizers to improve the fertility of the land, but only cared to collect as much revenue as they could. This proved destructive for the peasants who remained backward and stagnant. जो जमींदार थे या फिर जो खेत के मालिक थे वो किसानों के फसल को बर्बाद होने के बाद भी उनसे पैसे मांगते थे, उनसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। तो ये जो किसान थे वो उनके पैसों को चुकाने के लिए मनी लेंडर से पैसे कर्ज के रूप में लेते थे, जिसे महाजन भी बोला जाता था। ये जो गरीब किसान है वो लिया हुआ मनी चुका ही नहीं पाते थे और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना पड़ता था और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता था और कभी कभी उन्हें एज अ बॉन्डेड लेबर्स काम भी करना पड़ता था। इसके लिए जो लोअर और एक्सप्लॉइटेड क्लास है वो कभी कभी अपने शोषण करने वालों पे हमला भी कर देते थे। और ये जो जमींदार है या ये कभी जब अपना पैसा या जो मनी है वो अगर ब्रिटिश को पे करने में फेल हो जाते थे तो जो ब्रिटिश थे वो उनसे जमीन ले लेते थे और ब्रिटिश इस जमीन को ऑक्शन के द्वारा दूसरे जमींदार्स को बेच देते थे अर्बन एरियाज में। और नए जमींदार जो सिटी के थे उनके पास उनका ना तो इस जमीन से कोई इंटरेस्ट था या फिर रहता था तो बहुत कम होता था, ठीक है। और वो इस जमीन में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, ना ही उसमें सीड्स लगाते थे, ना ही फर्टिलाइजर्स डालते थे। और जो जमीन है उसका जो स्थिति था वो सेम था वो। और कोई भी जो जमींदार थे उस से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करने जाते थे। इससे क्या हुआ कि जो किसान है उनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा और वो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए रह गए और वहीं पे जहाँ पे थे वहीं के वहीं रह गए, उनका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। To get out of the situation, the peasants now started producing commercial crops like indigo, sugarcane, jute, cotton, opium, and so on. This was the beginning of commercialization of agriculture. The peasants now depended on merchants, traders, and middlemen to sell their produce during harvest time. As they shifted to commercial crops, food grain production went down. Less food stocks led to famines. It was therefore not surprising that the hungry peasants revolted. Let us read more about some peasants' revolt which took place on account of the British policies. तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो किसान थे उन्होंने फूड क्रॉप की जगह पे कॉमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन से हो गए? नील, इंडिगो, गन्ना, शुगर केन हो गया, जूट, फिर कॉटन, फिर ओपियम, अफीम की खेती। ये सारे कौन से क्रॉप्स थे? कमर्शियल क्रॉप्स। और यहाँ से एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट होता है। लेकिन इन्होंने खेती तो कर लिया, अब इन्हें ये जो किसान थे इस खेती के उपज को बेचने के लिए मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और जो मिडलमैन थे उन पे डिपेंड रहते थे। और जैसे ही इन्होंने फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तो जो फूड ग्रेन था उसका प्रोडक्शन बहुत ही नीचे चला गया और फूड स्टॉक्स खत्म हो गया या फिर ना के बराबर रहा, जिससे वहां पे क्या आ गया? सुखाड़ की स्थिति, मतलब कि कुछ खाने के लिए तो बचा ही नहीं। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जो भूखे किसान थे उन्होंने इस चीज के विरोध में विद्रोह कर दिया। चलिए हम लोग जो किसानों ने विद्रोह किया था, हम ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ हम लोग उस विद्रोह को एक एक करके पढ़ते हैं। The Fakir and Sannyasi rebellions 1770 to 1820s. The establishment of British control over Bengal after 1757 led to increase in land revenue and the exploitation of these peasants.
The Bengal famine of 1770 led peasants whose lands were confiscated, displaced zamindars, disbanded soldiers, and poor to come together in a rebellion. They were joined by the sannyasis and fakirs. तो जब ब्रिटिश ने अपना स्टैब्लिशमेंट बंगाल के ऊपर 1757 के बाद किया तो इससे क्या हुआ कि जो जमीन का रेवेन्यू था वो बढ़ गया और किसान का शोषण होना स्टार्ट हो गया और बंगाल में फैमिन आता 1770 में जिसमें जो किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे वो जमींदार वहां के जमींदार बदले गए फिर जो सोल्जर्स उनके ऊपर बैन लगा दिया गया और जितने भी ये लोग थे वो आपस में मिलके विद्रोह खड़ा कर देते और इस विद्रोह को सन्यासी और फकीर लोग जाके ज्वाइन कर लेते हैं The Fakirs were a group of wandering Muslim religious mendicants in Bengal. Two famous Hindu leaders who supported them were Bhavani Pathak and a woman Devi Chaudhrani. They attacked English factories and seized their goods, cash, arms, and ammunition. Mazloom Shah was one of their prominent leaders. They were finally brought under control by the British at the beginning of the 19th century. तो फकीर्स क्या था कि वो मुस्लिम जो धर्म के जो लोग थे मेडिकेंस थे वो घूमने वाले यहाँ से वहाँ बंगाल के उन्हें फकीर्स बोला गया है दो प्रसिद्ध हिंदू लीडर थे जिसने इस रिबेल को सपोर्ट करा है ठीक है कौन कौन से थे भवानी पाठक और एक औरत थी देवी चौधरानी उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री पे अटैक किया और उसके जो भी सामान थे पैसे थे जो भी सैनिक या फिर हथियार थे उन सबको सीज कर लिया मजलूम शाह उनके एक प्रोमिनेंट लीडर थे और फाइनली इस इस रिबेल को ब्रिटिश के कंट्रोल में 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ले आया गया था The Sannyasi uprisings took place in Bengal between the periods of 1770-1820s. The Sannyasi rose in rebellion after the Great Famine of 1770 in Bengal, which caused acute chaos and misery. However, the immediate cause of the rebellion was the restrictions imposed by the British upon pilgrims visiting holy places among both Hindus and Muslims. तो जो सन्यासी का जो अपराइजिंग्स हुआ था बंगाल में हुआ था 1770 से 1820 के में ठीक है और जो सन्यासी थे वो एक ऐसे विद्रोही थे और इन्होंने विद्रोह कब करना स्टार्ट किया तो जब बहुत ज्यादा 1770 के बाद बंगाल में अकाल आ गया खाने की और लोग दुख से घिरे हुए थे तब इन्होंने इनका अपराइजिंग्स हुआ और इन्होंने तुरंत भर में ब्रिटिश के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया कि जहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम्स का जो तीर्थ स्थल है उस पर रोक लगा दिया गया था Next one is the Indigo Rebellion, नील की खेती 1859 to 1862. The British adopted many ways through which they could increase their profits. They also started interfering with the basic means of livelihood of the people. Not only did they introduce new crops, they also brought new techniques of farming. Heavy pressure was put on the zamindars and peasants to pay high taxes and grow commercial crops. One such commercial crop was indigo. The cultivation of indigo was determined by the needs of the English cloth markets. This content of the farm is growing indigo was mainly for three reasons. तो ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे तरीके ऐसे अपनाए जिससे वो भारतीय सरकार के या फिर भारत के पैसे के प्रॉफिट को कम कर दे और अपने प्रॉफिट को बढ़ा ले और उन्होंने इंटरफेयर करना भी स्टार्ट कर दिया था खेती में जो कि एक बेसिक मीन्स है लाइवलीहुड का लोगों के लिए और ना ही इन्होंने सिर्फ नए नए क्रॉप्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि इनके नए टेक्निक्स इन्होंने लेके आए साथ में फार्मिंग का तरीका लेके आया हेवी प्रेशर जमींदार के ऊपर था किसानों के ऊपर था जो उनको हाई टैक्स देना पड़ता था और वहां पे वो लोग कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे और ऐसे कमर्शियल क्रॉप को हम लोग क्या बोलेंगे इंडिगो नील की खेती और ये जो नील की खेती है वो किस पे डिटरमाइन करता है तो इंग्लिश क्लॉथ मार्केट में कितने कपड़े को ये चाहिए उस पर ये डिपेंड करता है और ये जो कंटेंट है फार्मर्स का इंडिगो वाला यहाँ पे बस 3 कारण है पहला क्या है दे वर पेड वेरी लो प्राइसेस फॉर ग्रोइंग इंडिगो तो ये जो विद्रोह करना है नील का वो नील विद्रोह हुआ क्यों था तो जो लोग थे वो अपना इंडिगो ग्रो कर रहे थे लेकिन उनको बहुत ही कम उसके बदले में पैसा मिला सेकेंड वन इज दे इंडिगो वॉज नॉट ल्यूक्रेटिव एज इट वॉज प्लांटेड एट द सेम टाइम एज फूड क्रॉप्स जो इंडिगो है वो फूड क्रॉप्स के अगर टाइम में भी रोक दिया जाए तो वो तुरंत नहीं प्रोडक्टिव बनेगा तुरंत नहीं प्रोडक्ट देगा एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ प्लांटिंग इंडिगो और जब हम लोग नील की खेती कर रहे थे
तो बहुत सारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बन चुकी थी, वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रही। As a result, food stocks declined, the peasants suffered at the hands of the traders and the middlemen on whom they depended to sell their goods. Sometimes at very low prices, they supported the zamindars to maintain their dominance and deal with their problems in administrating those areas. इसके परिणाम स्वरूप जो फूड के स्टॉक्स है वो गिरने लगे, जो किसान थे उनके हाथ जो था वो ट्रेडर्स और मिडिल मैन के पास बंधा हुआ था, और जिन पे वो खुद ही डिपेंड कर रहा था अपने सामान को बेचने के लिए, और कभी-कभी बहुत ही कम दामों पे उन्हें अपना सामान बेचना पड़ता था। जो ज़मींदार थे वो सपोर्ट करते थे अपना डोमिनेंस को बनाए रखने में, और वो लोगों के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व नहीं करते थे, डील अच्छे से नहीं करते थे। The peasants launched a movement for non-cultivation of indigo in Bengal. Hindi and Muslim peasants together went to strike and filed case against the planters. They were supported by the press and the missionaries. The government passed orders in November 1860 notifying that it was illegal to force the ryots to cultivating indigo, thus marked the victory of the rebels. Yes. तो ये जो किसान थे उन्होंने अलग अलग आंदोलन चलाए नॉन कल्टीवेशन इंडिगो को बंगाल में कि हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे, और जो हिंदू और जो मुस्लिम किसान थे वो आपस में आके हड़ताल करते हैं, और जो नील की जो खेती के प्लांटर्स थे जो उसके उसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करे थे उनके खिलाफ क्या किया गया, रिवॉल्ट किया गया। फिर वो किसके द्वारा सपोर्ट थे, तो प्रेस उनको सपोर्ट कर रहा था, मिशनरीज उनको सपोर्ट कर रहा था, और जो गवर्नमेंट था उसने एक नया ऑर्डर पास किया नवंबर 1807 में, जिसमें लोगों को ये बताया गया कि आप किसी को अगर फोर्स करते हो इंडिगो कल्टीवेट करने में तो ये आपके लिए कानूनन जुर्म होगा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिबल्स ऑफ विक्ट्री। इसमें विद्रोह का जीत हो जाता है। Farazi movement 1838 to 1848. This was the first ever no tax campaign against the British government led by the Sariyatullah Khan and Dadu Mia. Their band of volunteers fought heroically with the armed group of indigo planters and jamindars. It brought together all the cultivators of Bengal against the tyranny and illegal extractions by the landlords. तो क्या हुआ फराजी मूवमेंट में, ये एक ऐसा फर्स्ट मूवमेंट था जिसमें नो टैक्स कैंपेन चला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और इसे कौन लीड करे थे, सरियतुल्लाह खान और दादू मियाँ। इनके जो बैंड थे वॉलंटियर्स के वो हीरोइकली फाउट करते थे अपने आम के साथ इंडिगो प्लांटर से और जमींदार से। तो इसकी वजह से जो कल्टीवेटर्स है बंगाल के वो टराइनी और इलीगल एक्सट्रैक्शन जो कि लैंडलॉर्ड्स के द्वारा करवाया जाता था उसके खिलाफ हो चुके थे। वहाबी मूवमेंट 1830s to 1860s। तो हम लोग देख रहे थे कि वहाबी मूवमेंट है क्या। द लीडर ऑफ द movement was Sayyid Ahmad Barelvi of Raebareli, who was greatly influenced by the teachings of Abdul Wahab of Arabia and Shah Waliullah, a Delhi saint. A movement was primarily religious in its origin. It soon assumed the character of a class struggle in some places, especially in Bengal, irrespective of communal distinctions, peasants united against their landlords. तो ये जो लीडर थे मूवमेंट के सैयद अहमद बरेलवी, ये कहाँ से थे, राय बरेली से थे, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अब्दुल वहाब के जो अरबिया पढ़ाते थे, और शाह वलीउल्लाह इनके पढ़ाने के तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और शाह वलीउल्लाह कौन थे, दिल्ली के सेंट थे। ये जो मूवमेंट था वो ओरिजिनली और प्राइमरली धर्म पे बेस्ड था, और ये उठा तो ये क्लास स्ट्रगल कहीं कहीं प्रेस पे है तो उसमें फैल के रह गया, स्पेशल बंगाल में। और ये जितने भी कम्युनल डिस्टिंक्शंस थे किसान में, वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ लैंड ऑर्डर्स की वजह से था। जो लैंड ऑर्डर उन्होंने जिस प्रकार से लोगों का शोषण किया, उनकी वजह से जो किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.